अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बुनियादी उसूल क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इन बेसिक कंसेप्ट को लेके हम इंग्लिश ग्रामर के जो डीप कंसेप्ट है वहाँ तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर को दो सेक्शन या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल ग्रामर, दूसरा हमारे पास है मॉडर्न ग्रामर। दोस्तों, ये जो क्लासिकल ग्रामर है विच इज़ बेस्ड ऑन सम क्लासिकल रूल्स, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, टेंसेस हो गए, नरेशंस हो गए, पंक्चुएशन वगैरह। ये हमारे पास क्लासिकल रूल्स है और जो क्लासिकल ग्रामर है वो इन पे डिपेंड करता है। और दूसरा हमारे पास है मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन अप्रोच। ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है या कम्युनिकेशन अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रेज हमारे पास है, क्लास है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस, फंक्शनल टाइप ऑफ ए सेंटेंस, स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ ए सेंटेंस। ये जो हमारे पास मॉडर्न ग्रामर है इन चीज़ों के गिर्द घूमती है। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न ग्रामर से, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर को समझने के बाद आप इजीली एक सेंटेंस की एनालिसिस कर सकते हैं, सेंटेंस को उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दोस्तों, सेंटेंस का डिफिनीशन तो ऑलरेडी आपको पता है कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो आपको कंप्लीट सेंस देता है। अगर आप सेंटेंस को उसके कंपोनेंट में तोड़ने की कोशिश करें तो बेसिकली आपके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक को आप कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को आप कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है एक सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला होता है। जो भी काम सेंटेंस के अंदर हो रहा होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर फॉल करता है। अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर या नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। आप एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को समझे। देखें, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, बिलाल कील्ड अ स्नेक। अब यहाँ पर देखें, कील्ड स्नेक एक काम है जो सेंटेंस के अंदर हो रहा है और इसके ज़िम्मेदार एक प्रॉपर नाउन है। बिलाल एक प्रॉपर नाउन है, इस वजह से इस सेंटेंस में हम बिलाल को सब्जेक्ट बोलते हैं और प्रॉपर नाउन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है। दूसरा जो आपके पास एग्जाम्पल है, अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर देखें, जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। और ऐसा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो आपको सेंस नहीं दे सकता, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये नाउन का किरदार अदा कर रहा है, इस वजह इसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो जिस तरह हमने बताया था कि सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो नाउन फ्रेज है। अच्छा, तीसरा जो आपके पास एग्जाम्पल है, ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश ग्रामर। अब देखें, यहाँ पर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में वो आपके साथ एक प्रोनाउन है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि किसी भी सेंटेंस को जब आप उठा के देखेंगे तो इसमें इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या है? किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो कुछ काम कर रहा होता है या सब्जेक्ट के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है सेंटेंस के अंदर, वो उसका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट हमें इन्फॉर्म करता है कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है, उसके मुतालिक क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, द पीपल रन फास्ट। अब यहाँ देखें, द पीपल ये आपके साथ एक सब्जेक्ट है और रन फास्ट इसके मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि तेज़ दौड़ने वाली बात है। ये उस सब्जेक्ट का आपके पास प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में देखें, ही प्लेज इन द पार्क। अब यहाँ पर देखें, ही आपके साथ एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और प्लेज इन द पार्क जो है ये उसी सब्जेक्ट के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्लेज इन द पार्क आपके साथ इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो गया। तीसरा आपके साथ एग्जांपल है, ऑन द टॉप फ्लोर लिव्स अली। अब यहाँ देखें, ऑन द टॉप फ्लोर लिव्स, और अली जो है आपके साथ सब्जेक्ट है
और ऑन द टॉप फ्लोर जो है ये इसका प्रेडिकेट है, क्योंकि अली के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड देता है। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो बेसिकली तो हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है प्रेडिकेट से, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया हुआ है। तो यूजुअली तो सब्जेक्ट पहले आते हैं प्रेडिकेट से, लेकिन इस तरह भी हो सकता है इंग्लिश में कि आप प्रेडिकेट पहले इस्तेमाल करें, बाद में आपके साथ जो है वो सब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस बात को नोट कर ले आपके द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट बट ओकेजनली इट पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। जनरली इंग्लिश जुमलों में इस तरह होता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको प्रेडिकेट के बाद भी लगाया जा सकता है। एग्जांपल आपके सामने है, हियर कम द बस। अब जो बस है ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसको प्रेडिकेट के बाद जो है ना वो लगाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, उन तमाम सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के केस में जो सब्जेक्ट होता है इसको हम ओमिट कर सकते हैं या इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी को कहता हूँ कि यू सिट डाउन, तो ये भी एक मुनासिब जुमला है, ग्रामेटिकली करेक्ट जुमला है, लेकिन सिट डाउन जो है वो ज़्यादा मुनासिब है उस सिचुएशन के मुनासिबत से, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके पास यू है वो ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सकता है उस सिचुएशन में, तो यू को हम उस सिचुएशन में ओमिट करते हैं। दूसरा आपके साथ एग्जांपल है थैंक हिम। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का ही केस है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू इस्तेमाल हुआ है उसको हम ओमिट करते हैं, क्योंकि इसको ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट नाउन हमारे पास जिस तरह हमने कहा है कि सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, तो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट आपके पास सेंटेंस में अकेला हो, इसके साथ कोई मॉडिफाई या कोई एट्रीब्यूट जो है वो अटैच ना हुआ हो, इसको हम सिंगल वर्ड सब्जेक्ट कहते हैं। और जब सेवरल वर्ड सब्जेक्ट आ जाएंगे तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल टर्म इस्तेमाल होते हैं जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में हम क्लियर करेंगे। देखें डॉग्स रन्स क्विकली। अब यहाँ पर जो आपके साथ सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है डॉग्स, और रन्स क्विकली इसका प्रेडिकेट है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। ये एक हमारे पास है कॉमन नाउन, डॉग्स हमारे पास कॉमन नाउन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर्स हेल्प पेशेंट्स। अब यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, कॉमन नाउन है। हेल्प पेशेंट्स इसका प्रेडिकेट है, इसके मुतालिक हमें इन्फॉर्म करता है। बेबी क्राइज लाउडली। तो यहाँ पर बेबी जो है ये भी हमारे पास एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बेबी गर्ल और बेबी बॉय को स्पेसिफाई नहीं हुआ, इस वजह से ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है। और क्राइज लाउडली जो है ये इसका प्रेडिकेट है। दूसरे नंबर पे प्रोनाउन जो है हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, आसान भी है, जैसे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट जो है आपके साथ ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट है, इज़ रेनिंग आउटसाइड इसका प्रेडिकेट है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर यू जो है ये आपके साथ प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। आर माई बेस्ट फ्रेंड जो है ये हमारे पास का प्रेडिकेट है। अच्छा, तो कलेक्टिव नाउन यूज एज ए सब्जेक्ट। देखें द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर चैम्पियनशिप। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम है ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द फैमिली इज़ गोइंग ऑन वेकेशन, और यहाँ पर जो फैमिली है वो हमारे पास एज ए कलेक्टिव नाउन है और ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो टीम और फैमिली के साथ द एज आर्टिकल अटैच है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। इस मॉडिफायर के बारे में या इस एट्रीब्यूट के बारे में हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, तो जेरेंट एज ए सब्जेक्ट। जेरेंट भी आपके साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है। जेरेंट इटसेल्फ क्या है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन एक्ट करता है वो वर्ड, जैसा कि ईटिंग जो है एक नाउन है, कुकिंग एक नाउन है, राइटिंग एक नाउन है। तो जब भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो उसको जेरेंट कहेंगे, और जेरेंट वही फंक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में जो नाउन करता है। इसका फंक्शन भी नाउन जैसा ही होता है, जैसे कि ईटिंग का मतलब नाउन है, ये नाउन एक्ट कर रहा है ईटिंग किसी सेंटेंस में। कुकिंग जो है वो नाउन एक्ट करेगा, राइटिंग जो है वो नाउन एक्ट करेगा।
तो सिंपली किसी भी सेंटेंस में अगर जेरेंड आ गया है तो जेरेंड आपके साथ सब्जेक्ट एक कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, सिंगिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पर देखिए सिंगिंग जो है वो आपके साथ जेरेंट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ये बिल्कुल नाउन जैसा एक कर रहा है, इस वजह से ये सब्जेक्ट है। इज़ माय फेवरेट हॉबी जो है इसका प्रेडिकेट है। अच्छा, एक बात और नोट कर ले कि अगर हम जेरेंट के साथ कुछ मॉडिफायर लगा दें या कुछ एट्रीब्यूट लगा दें तो जेरेंट अब जेरेंट फ्रेज बन जाएगा। जैसा कि सिंगिंग आपके पास एक जेरेंट है, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, आप कह ले सिंगिंग इन द शावर। अब देखें इस जुमले के ऊपर आप गौर करें, सिंगिंग इन द शावर अकेला आपको कोई माना नहीं देगा, क्योंकि सिंगिंग इन द शावर एक फ्रेज़ है और इन द शावर जेरेंट के बारे में कहा जा रहा है, सिंगिंग के बारे में कहा जा रहा है, तो ये हमारे पास जेरेंट फ्रेज़ कहलाएगा। सिंगिंग इन द शावर जो है अब जेरेंट नहीं रहा, अब जेरेंट फ्रेज़ बन गया। और जेरेंट फ्रेज़ भी किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक कर सकता है, जैसे कि सिंगिंग इन द शावर इज़ नॉट ए गुड हैबिट। अब इस जुमले में आपके साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगिंग इन द शावर है। अब सिंगिंग इन द शावर जो है वो मल्टी वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है या सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स इस्तेमाल होंगे जिसका जिक्र हम लेक्चर नंबर 2 में जाके करेंगे। अच्छा, तो देखें इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, तो किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का किरदार अदा कर सकता है। इन्फिनिटिव इटसेल्फ क्या है कि जब हम वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जैसे कि टू सिंग, टू रेन, टू ईट वगैरह। और ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जेरेंट हमारे पास नाउन एक कर रहा था सेंटेंस में, ये भी बिल्कुल जेरेंट की तरह हमारे पास सेंटेंस में नाउन एक करेगा। तो इन्फिनिटिव भी हमारे पास नाउन ही होता है। अच्छा देखें, टू ट्रेवल इज़ माई ड्रीम। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट जो आपके साथ इस्तेमाल हुआ है ये इन्फिनिटिव है, टू ट्रेवल है, और इज़ माई ड्रीम जो है ये इसका प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस में आपके पास है टू स्टार्ट अ बिजनेस इज़ अ बिग रिस्क। तो यहाँ पर भी आपके साथ जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो आपके पास इन्फिनिटिव है, टू स्टार्ट जो है आपके साथ सब्जेक्ट होगा। अच्छा, तो जिस तरह आपको पता चला कि फ्रेज़ भी हमारे साथ सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेजेस का जो कि सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला सेंटेंस, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है जो यहाँ पर फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, द बुक ऑन द टेबल। तो ये हमारे पास फ्रेज़ है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब इस फ्रेज़ के जो कंपोनेंट्स है, इसके एट्रीब्यूट्स है या इसके मॉडिफायर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सेकंड जो आपके पास सेंटेंस है, द पीपल एट द पार्टी आर हैविंग फन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी फ्रेज़ एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, द पीपल एट द पार्टी। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रेज़ है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जो थर्ड सेंटेंस आपके पास है, द फ्लावर इन द गार्डन आर ब्लूमिंग। अब यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर, द फ्लावर इन द गार्डन। अच्छा, जो आपके पास फोर्थ सेंटेंस है इसमें है द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, द कैकलिंग ऑफ गीस जो है ये मल्टी वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड डिलाइट अस, ये भी हमारे पास एक फ्रेज़ है। देखिए द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता तो इस वजह से फ्रेज़ है, और फ्रेज़ यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। द ब्यूटीफुल रेनबो फेडेड अवे, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह जो फ्रेज़ हमारे पास है मल्टी वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है, द ब्यूटीफुल रेनबो। अब हम अगले लेक्चर में जो मल्टी या सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे।